नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये डी यू में जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स होता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है और आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो ज़रूर ये आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आपको एफडीआई और एफपीआई, एफआईआई भी कह सकते हैं आप इसे, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप इसे कह सकते हैं, उसके इन्फ्लोज के बारे में मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। यानी कि भारत में एफडीआई का, प्रत्यक्ष निवेश का, चाहे वो संस्थागत हो या डायरेक्ट हो, उसका जो निवेश हुआ है, वो जो इन्फ्लो आया है विदेश से, उसमें क्या ट्रेंड रहा है, यानी कि कब वो ज़्यादा हुआ, कब वो घटा, क्या उसमें बदलाव आए, इसके बारे में पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्रिटिकली रिव्यू इंडियाज एक्सपीरियंस विद एफडीआई एंड एफपीआई इन्फ्लोज। एफडीआई और एफपीआई अंतर्प्रवाह के संदर्भ में भारतीय अनुभवों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे और ये 15 मिनट की वीडियो होगी, आपको पूरा देखना चाहिए, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए, ट्रेंड इन एफडीआई इन्फ्लोज। इन्फ्लोज मतलब समझते हैं ना आप ग्रेजुएशन के लेवल पे तो मैं आपको छोटी छोटी बातें तो बताऊंगा ही नहीं। तो इन्फ्लोज, भारत में एफडीआई का जो इन्फ्लो रहा है उसका क्या ट्रेंड रहा है, जल्दी से देखते हैं। देखिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्प्रवाह की प्रवृत्ति क्या रही है। भारत में एफडीआई के अंतर्प्रवाह में वृद्धि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से ही शुरू हो गई थी। अब क्यों? क्योंकि 1991 में हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई। ठीक, तो क्या थी वो? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं। तो उसके बाद से ही भारत के अंदर जो है एफडीआई के अंतर्प्रवाह में, इनफ्लो में वृद्धि शुरू हुई है। परंतु इसमें बड़ी मात्रा में, ये बड़ी हो सकता है, परंतु इसमें बड़ी मात्रा में तेजी 2006 के बाद ही नजर आई है, जो एक साल के भीतर ही लगभग आप कह सकते हैं $7.5 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन हो गया। तो 2006 में हमने क्या देखा कि एक साल के भीतर ही जो एफडीआई आ रहा था वो पहले था $6.5 बिलियन, वो 2006 के अंत में जाते जाते एक साल के भीतर ही बढ़कर $20 बिलियन हो गया। यह आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, उसके बाद भी इसमें तेजी आती है। हम क्या देखते हैं, यही जो 2006 में 20 बिलियन हो गया था एफडीआई, वो 2008 जाते जाते $41 बिलियन हो गया, यानी कि 2 साल में लगभग दुगना हो गया। लेकिन 2008 के बाद आपको पता है कि 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी आने का दौर शुरू हो जाता है। तो 2010 में हम देखते हैं कि हमारा जो एफडीआई है वो घटकर $27 बिलियन ही रह जाता है। तो ग्राफ कैसा हुआ कि 2006 में 2006 में आप देखेंगे कि $7.5 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन हो गया। 2008 में वो बढ़कर $41 बिलियन हो गया, लेकिन 2010 में वो घटकर $27 बिलियन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि उतार चढ़ाव का दौर रहा। वैश्विक संकट के से उबरने के बाद, यानी 2009 में जो वैश्विक संकट आया उसकी वजह से ही 2010 में आप क्या देखते हैं कि हमारा एफडीआई 41 से घटकर 27 हो गया। धीरे धीरे दुनिया इससे उबरने लग जाती है, वैश्विक संकट से, फाइनेंशियल क्राइसिस से। तो हम क्या देखते हैं कि, एक मिनट मुझे म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हम क्या देखते हैं कि 2011 आते आते भारत का जो एफडीआई है वो फिर से बढ़कर लगभग कितना हो गया, 2011 में $36.5 हो गया। तो आप समझ सकते हैं ना कितने, आप इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप जो आपके पास रीडिंग है आप वहां से भी इसे समझ सकते हैं। तो भारत का जो भाग रहा है, भारत का भाग वैश्विक एफडीआई अंतर्प्रवाह में, मतलब भारत दुनिया में जो एफडीआई जा रहा है, यानी एक देश से दूसरे देश जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है पूरी दुनिया में, उसमें भारत का क्या भाग रहा है उसे हमें देखना जरूरी है। देखिए, 2005-6 में भारत का वैश्विक अंतर्प्रवाह में 2005 के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई थी, यानी कि जितना हमारा शेयर 2005-6 में था, 2005-6 में जो रहा वो 2005 के अकॉर्डिंग लगभग दुगना था। आप समझ क्यों? क्योंकि आप देखना, मैंने आपको क्या बताया कि आप 2006 में हमारा एफडीआई
क्या हो गया, $7.5 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 3 गुना तो हमारे खुद के प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई है। तो मार्केट शेयर यानी कि ग्लोबल शेयर भी जो हमारा था वो लगभग कितना हो गया, दुगना हो गया एफडीआई के मुकाबले। अब आगे देखते हैं, और जो 2009 तक तो जारी रहा, क्योंकि 9 तक हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी, लेकिन 2009 में यह लगभग आप देखेंगे कि लगभग 3% था, जो 2011 में घटकर 2.1% रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो उस वजह से जो इन्फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इन्फ्लो कम होगा तो हमारा जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में जो हमारा शेयर था, जो दुनिया में एफडीआई जितना हो रहा था उसके अंदर जो हमारा शेयर था वो घटकर कितना हो गया, लगभग 2.1% रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड शेयर में भी हमारा परसेंट जो है वो कम हुआ है। अच्छा, सकल स्थायी, आप कह सकते हैं सकल या स्थायी निवेश में एफडीआई की क्या भूमिका रही है। हमारे यहाँ जो स्थायी निवेश होता है, आप कह सकते हैं जो हमारे यहाँ सकल निवेश हुआ है उसमें एफडीआई की क्या भूमिका रही है, कितना शेयर एफडीआई का रहा है। तो देखिए, सकल स्थायी निवेश में एफडीआई बढ़कर लगभग 6.6% 2006 में था, जो बढ़ गया था, और 2005 में कितना था, लगभग 3%। तो आप समझ सकते हैं कि दुगना, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि 2006 में हमारा जो एफडीआई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था 2005 के मुकाबले। 2005 में हमारे टोटल जो फिक्स इन्वेस्टमेंट था, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट था, उसमें 2005 में वो केवल एफडीआई का क्या रोल था, केवल 3% का, लेकिन 2006 में बढ़कर वो 6.6% हो गया था। हालांकि अन्य विकासशील देशों से हमारा कम ही रहा, परंतु यह 2008 में बढ़कर 10% से भी ज्यादा का हो गया। तो 2008 में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो गोल्डन एरा है इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के हिसाब से, वो 2003 से लेकर 2008 का दौर है ना। तो उसको गोल्डन ईयर कहा जाता है इकोनॉमी के लिहाज से, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जिसमें थी। तो इसी समय जो हमारे देश में एफडीआई भी है वो क्या हुआ, ज्यादा आया है। तो हमारे देश में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसमें लगभग 10% हमारा कहां से आ रहा था 2008 में, एफडीआई से आ रहा था। 2006 में कितना आ रहा था, 6.6%। 2005 में कितना आ रहा था, 2.9%। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इसमें 2008 तक वृद्धि होती गई। अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड प्रोस्पेक्ट फॉर एफडीआई इनफ्लो, निवेश का माहौल और एफडीआई अंतर प्रवाह की संभावना। यानी कि देखिए, जो दुनिया में जो इकोनॉमीज हैं, जो टॉप इकोनॉमी हैं, चाहे वो अमेरिका हो या वो यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी इकोनॉमी हो, चाहे वो चाइना हो, यहाँ पर देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, यानी कि निवेश करने के लिए माहौल कैसा है। भाई आपने सुना या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना, अमेरिका, कनाडा वगैरह क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल अच्छा है। कोई कंपनी पाकिस्तान जाके अपना कंपनी क्यों लगाना चाहेगी, वहाँ क्लाइमेट वैसा नहीं है। क्लाइमेट का मतलब यहाँ मौसम से नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का मतलब है क्या आपको निवेश करने के बाद वहां से रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आपका निवेश वहां सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब के मामलों में भारत कहाँ टिकता है, और इस जो भारत की स्थिति है उसमें एफडीआई के अंतर्प्रवाह की क्या संभावना बनती है, उसे जरा देखने की जरूरत है। देखिए, एफडीआई के अंतर्प्रवाह को जो आकर्षित करती है वह है बाजार, शहरीकरण, आधारिक संरचना, पूंजी के स्रोत से भौगोलिक व सांस्कृतिक निकटता, तथा सरकार की नीतियां जैसे कर, निवेश प्रोत्साहन, प्रदर्शन संबंधी जरूरतें। अब मैंने क्या बोला, एफडीआई को कौन सी चीज आकर्षित करेगी, आपके देश में, अमेरिका में, चाइना में एफडीआई क्यों ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वहां पे मार्केट ज्यादा है, मॉडर्नाइजेशन बहुत हुआ, वहाँ शहरीकरण बहुत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पूंजी के स्रोत के आसपास आप देखेंगे कि भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक जो चाइना के अंदर SEZ है वो बहुत दूर दूर है, लेकिन वो आपस में इतनी अच्छी तरह से कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं कि वहाँ पे पूंजी का फ्लो और मार्केट के बीच में जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है, दिखता है। इसके अलावा क्या फर्क लाता है एफडीआई में, एफडीआई को कौन सी चीज खींचती है, सरकार की नीतियां, टैक्स।
अगर आपने टैक्स बहुत हाई कर रखे हैं तो एफडीआई नहीं आएगा। अगर आपने टैक्स कम किया है, टैक्स में छूट दी है, टैक्स हॉलीडे की घोषणा की है, एफडीआई आएगा। निवेश प्रोत्साहन की बात करते हैं और प्रदर्शन संबंधी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हालांकि एग्जाम्पल इतना ठीक नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी आप समझिए कि बहुत दिनों पहले की ये बात है, लगभग 20 साल पहले की बात है कि भारत में जो वेस्टर्न यूपी है उस इलाके में खिलौने की बहुत बड़ी फैक्ट्री एक लगाने की बात की गई थी, हमारे चांदनी चौक के जो खिलौने के व्यापारी है वहाँ से। अब वहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में उस समय इतनी प्रॉब्लम थी कि ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था सरकार कर पाने में सक्षम थी, ना तो बिजली की व्यवस्था कर पाने में सक्षम थी। तो वहाँ पे जब फैक्ट्री के मालिकों ने पूछा कि सरकार से या वहाँ के संबंधित अधिकारियों से कि पानी की व्यवस्था कैसे होगी, तो बोला कि आप अपना समरसिबल लगा लीजिए, आप अपनी खुद की जो है बोरिंग करवा लीजिए। तो चलिए वो ठीक है। फिर बोला कि अच्छा बिजली का क्या माहौल है, तो बिजली आपको पता ही है वेस्टर्न यूपी में आज भी कटती है, और आज से 20 साल पहले तो पता ही है आपको कितना कम बिजली आता था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप जनरेटर लगा लीजिएगा अपनी फैक्ट्री के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको लगातार बिजली की ज़रूरत है। अगर बिजली फ्लक्चुएट करेगी तो आपकी मशीन को फूकने का, आपकी मशीन खराब होने का डर रहता है। तो ऐसे में क्या कोई भी वो व्यापारी जो फैक्ट्री लगाना चाहते थे वो फैक्ट्री लगाएंगे? वो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। आज तक फैक्ट्री वहां नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा माहौल रहा, ये अगर ये पूरा माहौल देश भर में रहा तो एफडीआई क्यों आएगा? तो ये सब चीजें फर्क पड़ती हैं, यही सब चीजें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को जन्म देती है। अगर ये सारी चीजें संबंधित अच्छी हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, अन्यथा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। भारत के संदर्भ में इसकी बड़ी आबादी एक लाभदायक कारक है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बाजार की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, आबादी हमारी बहुत बड़ी है तो मार्केट बहुत बड़ा है, परंतु यहाँ पे आय जो है लोगों की वो निम्न है। इसका मतलब ये नहीं कि 130 करोड़ लोग हैं तो सब कुछ ही जो है सभी जो है एलईडी खरीदना चाहते हैं, सभी जो है कार खरीदना चाहते हैं। निम्न जो उनकी आय है वो बहुत निम्न है, इसीलिए वो उनकी आय ये इजाज़त नहीं देती कि आप प्रोडक्ट खरीदें। तो मार्केट बड़ा है, ये बात सही है, लेकिन मार्केट में जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनकी आय निम्न है। शहरीकरण का भी निम्न स्तर है, आधारिक संरचना का भी अभाव है, जिसलिए जो है एफडीआई के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर देता है। अब ये बात तो ठीक है कि भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एफडीआई को बढ़ाने से रोकती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना, निम्न आय है लोगों की, शहरीकरण कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी भारत जो है वो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में, अब एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है, नेट पे जाके आप सर्च करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके। एफडीआई विश्वास सूचकांक क्या होता है कि जहां पर एफडीआई के लिए क्लाइमेट अच्छा होता है उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसे एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहा जाता है। उसके अनुसार अगर आप देखें कि भारत की स्थिति क्या थी, तो 2003 में भारत की स्थिति विश्व में लगभग 25वें स्थान पे थी, जो एफडीआई के लिए अनुकूल देशों में से आप देखेंगे कि 25वें स्थान में से लगभग 6ठे स्थान पे भारत आता था। यानी कि 2003 में भारत की रैंक, अगर आप 25 उन्होंने 25 जगहों को लिया, उन 25 जगहों में से भारत का रैंक 6ठे स्थान पे आता था। 2005 में वो बढ़कर दूसरे स्थान पे चला गया, और 2010 में वो फिर से घटकर आप देखेंगे कि तीसरे स्थान पे चला गया था, और 2013 में वो घटकर और भी ज्यादा नीचे यानी कि 5वें पायदान पर चला गया। यानी कि हम 2013 में हम किस स्थिति पर पहुंच गए? लगभग 2003 की स्थिति पे पहुंच गए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, अच्छा ये इंडेक्स है जो बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस है किसी देश को बाहर के देशों में या विदेशी निवेशकों को हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आगे पीछे ये मामला हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत एफडीआई के लिए अनुकूल देशों की श्रेणी में रहा है, क्योंकि भारत टॉप 10 में, या आप कहें कि टॉप 6 में, टॉप 5 में तो हमेशा रहा ही है, पिछले 20 सालों में तो रहा ही है टॉप 5 के अंदर। इसलिए आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो एफडीआई के मामले में कहें तो भारत एक अनुकूल देश है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कुल मिला के सारी चीजें लगभग कंपनियों को मिल ही जाती हैं। और भारत ने बहु ब्रांड फुटकर व्यापार, उसके बाद क्या हुआ कि 2012-13 के बाद जो है भारत ने मल्टी रिटेल शॉप में भी जो है एफडीआई को अनुमति दी। लेकिन आप देखते हैं पहले क्या बात है, भारत ने बहु ब्रांड फुटकर व्यापार और नगर विमानन में एफडीआई की अनुमति दी है, जो एफडीआई में वृद्धि करेगा। अब जैसे आप जानते हो वॉलमार्ट है, या वॉलमार्ट है, अमेजन है,
या बाकी जो कंपनियां आ रही हैं, जैसे बिग बाजार वाला जो वो क्या है बहु ब्रांडीय फुटकर व्यापार है, तो वहां भी विदेशी कंपनियों को आने का मौका दिया गया है, छूट दी गई है। परंतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, परंतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में भी आप सर्च करिए, बहुत सुना होगा आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह है कि व्यापार करने के लिए अनुकूल स्थिति, व्यापार करने के लिए अनुकूल परिस्थिति में भारत कहाँ आता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि बिजनेस करने के मामले में जो भारत का पायदान है वो पूरी दुनिया में लगभग 132 पायदान पे रहा है, यानी कि 132 देशों 131 देशों के बाद हमारा नंबर आता है। जो अब बहुत ज़्यादा सुधार की तो उसमें ज़रूरत है, उसमें कुछ सुधार हुआ भी है। भारत जो है अब लगभग अब जो भारत है वो टॉप 90s में आता है, लेकिन अभी भी भारत व्यापार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में बहुत पीछे है। अर्थात भारत में एफडीआई को आकर्षित करने में बाजार की भूमिका प्रथम है, ना कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीति या फिर जो टैक्सेशन प्रणाली है या व्यापार करने की स्थिति है वो नहीं, बल्कि मार्केट, हमारा जो मार्केट है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसमें बड़ी भूमिका अदा करती है। इसके अलावा सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें, जो क्षेत्रीय रचना है, भारत में कहाँ कहाँ एफडीआई आया है, किस किस क्षेत्र में कितना है। भारत में एफडीआई का प्रभाव अधिकतर कहाँ आया है, सेवा क्षेत्र में आया है। ध्यान रखिए, भारत का जो एफडीआई है, भारत में जो एफडीआई आता है वो ज़्यादातर सेवा क्षेत्र की ओर गया है। जबकि चीन के अंदर जो एफडीआई आया है वो अपनी नीति की मदद से वो विनिर्माण क्षेत्र की ओर मोड़ने में सफल रहा है। यानी कि चीन में जो एफडीआई आया है वहाँ उससे फैक्ट्रियाँ लगी हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो एफडीआई गया है, लेकिन भारत में सर्विस सेक्टर की तरफ। चीन आज विनिर्माण क्षेत्र में सबसे आगे है। अच्छा, भारत भी सेवा क्षेत्र में बहुत आगे है, क्योंकि भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई आया है। चीन मैन्युफैक्चर सेक्टर में इसलिए आगे क्योंकि चीन के अंदर जो एफडीआई आया वो मैन्युफैक्चर सेक्टर की तरफ गया। ठीक, तो ये एक आपको याद रखना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन ग्रोथ एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का समृद्धि पर और घरेलू निवेश पर क्या प्रभाव रहा है, यानी घरेलू निवेश को किस तरह से प्रभावित करता है, यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एफडीआई का क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें दो तरह की बात आ जाती है। हालांकि देखिए, भारत में एफडीआई के अंतर प्रभाव ने समृद्धि हुई है, जो एफडीआई की विशेषता भी रही है। जब भी एफडीआई आएगा आपको पता है कि जीडीपी के अंदर ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ तो हुआ है, समृद्धि तो हुई है। घरेलू निवेश पे क्या फर्क पड़ा है, तो कुछ लोग का ये कहना है कि इससे क्राउडिंग आउट हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्राउडिंग इन हुआ है। परंतु यह कह पाना मुश्किल है कि एफडीआई के अंतर प्रभाव ने क्राउडिंग आउट में भूमिका निभाई है या क्राउडिंग इन में। यानी कि ये कहना मुश्किल है कि एफडीआई आने से हमारे यहाँ के नागरिकों ने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, या फिर क्योंकि एफडीआई आ गया, एफडीआई के लोगों ने या फिर विदेशी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो जो जगह थी हमारे इन्वेस्टर के लिए वो जगह भर दी गई, तो अब हमारे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दो तरह की बातें आती है, एक तो ये कि हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ के निवेशक, क्योंकि बाहर की कंपनी आई, मान लीजिए बाहर की कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी, बाइक बनाने वाली कंपनी आई, तो हमारे यहाँ की भी क्या कंपनी नहीं लगेगी, हमारे यहाँ के भी इन्वेस्टमेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब बाहर की कंपनी आएगी बाइक बनाने वाली, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ की कोई टायर बनाने वाली कंपनी को भी एक मार्केट मिल जाए, क्योंकि जो बाइक बनाने वाली कंपनी होगी वो टायर तो मांगेगी ना भाई, तो टायर हो सकता है टायर बनाने वाली कोई कंपनी नहीं लग जाए इंडियन। तो इससे क्या हो रहा है, निवेश में बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि एफडीआई आने से निवेश बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि घरेलू निवेश बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि एफडीआई आने से घरेलू निवेश कम होता है। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं, अधिकतर हमें यही देखने के लिए मिलता है कि एफडीआई से क्राउडिंग इन ही होता है, यानी कि घरेलू निवेश बढ़ता है। यदि कोई एक परियोजना में एफडीआई का अंतर्प्रभाव होता है तो उसके सह संबंध में कई सारे छोटे छोटे उद्योग खुलते हैं, जैसा मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया। तो क्राउडिंग आउट की बात थोड़ा मुश्किल नजर आती है, ऐसा हो भी सकता है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्राउडिंग इन तो पक्का हुआ है, ये बात हम देख सकते हैं। यानी कि घरेलू निवेश को बढ़ाने में मदद मिली है एफडीआई से। अब अच्छा, एफपीआई का इनफ्लो कैसा रहा है, एफडीआई की तो हमने बात कर ली। अच्छा, एफडीआई क्या है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता है। एफपीआई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश, यानी कि स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश जो है उसका क्या ट्रेंड रहा है जरा देख लेते हैं। तो संस्थागत निवेश की प्रकृति में अल्पकालिक होती है, क्योंकि आपको पता है जो स्टॉक मार्केट होता है वो बहुत ही पल भर में वो बदलता रहता है, तो उसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, वो अल्पकालिक होता है, वो शॉर्ट टर्म से भी शॉर्ट टर्म होता है।
यह समय के साथ बढ़ा है, मतलब एफपीआई का इन्फ्लो भी समय के साथ साथ बढ़ा है, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट भी समय के साथ ऊपर गया है। तो देखिए 2007-8 में एफआईआई बढ़कर $27 बिलियन हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी हुई तो बीएसई का सूचकांक 10,000 से बढ़कर, ये बीएसई का जो इंडेक्स है वो 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गया। परंतु भारतीय रुपये की कीमत का भी मूल्यह्रास हुआ है। अब देखिए कितनी, एक ही लाइन में कितनी सारी बात कहती। 2007-8 में भारत का जो एफआईआई है वो बढ़कर लगभग $27 बिलियन हो गया था। स्टॉक मार्केट में तेजी आई, तो जो बीएसई है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स लगभग 10,000 से बढ़कर 20,000 तक पहुंच गया। 10,000 से 20,000 पहुंचा, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो जो लोग बाहर से ये $27 बिलियन लगाने आए थे, तो जाहिर सी बात है उनको उनका इंटरेस्ट या उनका डिविडेंड, उनका लाभ देना पड़ेगा। अच्छा, लाभ क्या हुआ था? देखिए, एफडीआई में वृद्धि होने का अर्थ है शेयर धारकों को लाभांश के रूप में उच्च प्रतिफल देना। भाई आपको ज़्यादा रिटर्न देना पड़ेगा क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ा है। अर्थात 2007-8 में लगभग 44% का प्रतिफल मिल रहा था, यानी कि 44% का रिटर्न मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि भारत में अगर $1 का एफआईआई आया था, निवेश आया था स्टॉक मार्केट में, तो उसके बदले में हमें कितना देना पड़ा? $1.44 वापस देने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि हमें ज़्यादा रुपया, अब ज़्यादा हमें रिटर्न देना पड़ेगा, ज़्यादा डॉलर वापस देना पड़ेगा। तो क्या होगा? जब ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा तो हम डॉलर की मांग बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें डॉलर वापस करना है, उनको डॉलर देना है, डॉलर के फॉर्म में उसे पैसा वापस करना है। तो इससे हमारी मुद्रा का क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास होगा। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है कि भारतीय रुपये का मूल्यह्रास भी हुआ है। तो ये हो गया आपका पूरा एफडीआई और एफआईआई के बीच जो ट्रेंड रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के कुछ पिछले 20 सालों में, उसकी हमने यहाँ पे बात की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसमें कुछ काम का मिला है तो आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।